नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सर्कुलर मोशन। बच्चों, अभी आपके आपके जो है एग्ज़ाम्स जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स और 11th क्लास के एग्ज़ाम्स और जेई मेंस के जो है एग्ज़ाम्स जो है अब आ ही गए हैं। तो आपको बच्चों क्या चाहिए? आपको आपको जो है जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे आपको काम करना है। और जो आपका जो रिवीजन है इसको आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। तो उसी सीरीज में हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बच्चों क्या है कि इसमें जो है हम जो पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जो सर्कुलर मोशन है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका जो डायनामिक्स पार्ट है। डायनेमिक्स पार्ट जो है हम जो है सर्कुलर मोशन का पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जो है एनालिटिकल क्वेश्चन में और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में मदद करेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सेकंड हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जो सेकंड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों कोनिकल पेंडुलम के बारे में। और कोनिकल पेंडुलम के साथ साथ में हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई साइकिलिस्ट है और अगर वो किसी रोड पे टर्न कर रहा है तो उसके ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है उसको हम यहां पर पढ़ेंगे। और चौथा हम इसमें जो पढ़ेंगे उसमें हम कार जब अगर टर्न कर रही है, लाइक बाइक जैसे कार टर्न कर रही है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो हम इसमें जो है एनालाइज करेंगे। एक्चुअली क्या है बच्चों, जो भी हम यहां पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम क्या है इसकी काइनेमेटिक्स को तो हम अलग चैप्टर में कवर किए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन जो हमारा जो सर्कुलर मोशन है इसके डायनेमिक्स पार्ट को हम यहां पर कवर करेंगे। तो हम इसका जो डायनेमिक्स है, आप देखिएगा कि सर्कुलर मोशन अगर कोई कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आप देखेंगे बच्चों वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही जो है मोशन कर रहा है। तो आप देखेंगे कि कभी देखेंगे आप बच्चों कि वो कभी ऐसे ऐसे तो साइकिल नहीं रोटेट होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं होती है। वो कैसे होती है? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है बॉडी मूव करती है। तो या आप देखेंगे कि जब बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आप देखेंगे कि किसी भी प्लेन में एक अपना एक्स डायरेक्शन होता है, एक अपना जो है वाई डायरेक्शन होता है, एक अपना जेड डायरेक्शन होता है। आप देखेंगे कि कमरे का एक कमरा ले लीजिए, उसमें एक वर्टिकल साइड होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, दो हॉरिजॉन्टल होती है। तो हॉरिजॉन्टल एक एक्स है, ऊपर वाली वाई है, और एक साइड में जो है वो जेड डायरेक्शन है। तो जो सर्कुलर मोशन है वो एक प्लेन में हो रहा है, मतलब कि वो एक्स जेड डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक आप ही समझिएगा कि न्यूटन ने एक बॉडी के डायनेमिक्स को, जो अपने साइंटिस्ट हुए हैं न्यूटन, जो साइंटिस्ट अपने न्यूटन हुए हैं, इन्होंने एक बहुत बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट दिया है जो कि बॉडी के डायनेमिक्स को पढ़ने में बहुत मदद करता है। उसको बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जो न्यूटन ने हमको दिया हुआ है, इसके द्वारा जो है हम बच्चों किसी भी बॉडी के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस है उसको हम लोग जो है उसके ऊपर जो है मेंशन कर सकते हैं। और वो बॉडी जो जो फोर्सेस हम मेंशन करते हैं उसका हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, और हम जो है बॉडी का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको निकाल करके हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा कि अगर हमने कोई बॉडी है उसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम, किसी बॉडी के ऊपर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है तो हम उसके क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन निकाल गया है तो हम फोर्स कैसे निकालते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बच्चों आप देखेंगे कि
अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो बच्चों इस पे क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर जो है दो तरीके के एक्सेलरेशन काम करेंगे। एक तो जो इसको जो है सर्कुलर मोशन बॉडी को करा रहा है, मतलब एक उसका जो है एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। और दूसरा इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा, जो कि इसको जो है टेंजेंशियल जो है मूवमेंट कराएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं एटी। तो बच्चों बॉडी के ऊपर दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, हमने एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट किए। एक कंपोनेंट जो है सेंटर की तरफ लग रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरे को हमने क्या बोल दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए। अब ये जो दो कंपोनेंट हैं, ये दोनों कंपोनेंट जो है इसी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जो है फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे। तो हमने फोर्स के दो कंपोनेंट माने, फोर्स के जो कंपोनेंट हमने निकाले, फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे बच्चों। एक कंपोनेंट क्या होगा अपना, इसका रेडियली होगा, एक इसका जो है रेडियली होगा, और दूसरा इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स जो है फोर्स लगेगा। तो हमने बच्चों फोर्स के जो है दो कंपोनेंट इस सर्कुलर पाथ के लिए जो है हमको पता चले। अब जो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, वो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो इसके ऊपर जो नेट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो बच्चों क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है अपना v²/r। एक सर्कुलर पाथ के लिए जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है v²/r। तो हम v²/r को ac की जगह पे अगर रख देंगे तो बच्चों क्या आएगा, m इंटू v²/r। यह हमारा जो है एक हमारा सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो हमने यहां पे निकाल लिया। अब आपने बच्चों देखा होगा कि अगर सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो v इक्वल टू r ओमेगा होता है। बच्चों क्या होता है, v इक्वल टू r ओमेगा। तो हम v की जगह पे अगर r ओमेगा को रख देंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि यहां पे क्या हो जाएगा, m इंटू r² ओमेगा² अब इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, F जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है वो अपना क्या आएगा, mr ओमेगा²। ये हमारा जो है क्या आएगा, जो है सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया अपना, सेंट्रीपिटल जो फोर्स आ गया वो अपना ये आ गया। अब बच्चों देखेंगे कि आपने देखा यहां पे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने निकाला है, एक्चुअली जो अपना सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या फोर्स है क्या, ये हमको पता होना चाहिए। एक्चुअली बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है, लेकिन अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कोई फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जैसे आप बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब आप बच्चों देखेंगे कि जैसे कि सन है, सन के चारों तरफ एक अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन के चारों तरफ बच्चों एक अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अब अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या कौन करता है, उस समय सेंट्रीपिटल का
फोर्स का काम ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, क्योंकि जो सन के द्वारा जो बॉडी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। आप देखेंगे बच्चों, एक धागा है, धागे में जो है हमने एक पत्थर को बांध करके और हम उसको रिवॉल्व करा रहे हैं, तो आप देखेंगे बच्चों कि इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो जो टेंशन है, जो स्प्रिंग का जो टेंशन है, वो जो टेंशन है बच्चों, वो जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो बच्चों आप देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। तो बच्चों आपको यह पता चल गया कि हम अभी सर्कुलर मोशन के जो डायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं उसमें हमने ये देखा कि हमको अगर फोर्स निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो हमको उसके एक्सेलरेशन को पता करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जो है वो हमने यहां पे निकाल लिया कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक जो है रेडियल एक्सेलरेशन होता है। अब आप सर्कुलर मोशन अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, अपना जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या होगा, हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है निकाल लिया। हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो, जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F इंटू AT। ठीक है बच्चों, तो AT क्या हो जाएगा, अपना एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है हमारा जो है, आपने जो है फोर्सेस चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई इस बॉडी जो है एक लाइन में वर्क मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग जो है निकाल लेते हैं। तो जो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बच्चों सर्कुलर मोशन चैप्टर में हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, सर्कुलर फोर्स की पड़ेगी, यानी सर्कुलर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमने यहां पे निकाल लिया है। तो बच्चों आप ये देखिए कि अगर जो बॉडी है, ये बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसको एक आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है जो कि इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, जिसके कारण ये बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। बच्चों अगर आप ये देखेंगे कि कोई बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वहां पर वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होता है। अगर कोई फ्लोर एकदम स्मूथ है तो आप वहां पर टर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप टर्न करने जाएंगे तो आपकी बॉडी स्लिप कर जाएगी और आप वहां पर जो है एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आपने ये देख लिया, यहां तक देख लिया। अब हम जो है इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जो कोनिकल पेंडुलम है, जो हमारा कोनिकल पेंडुलम है, हमने सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को बच्चों समझा अभी। उसमें हमने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को निकाला, फोर्सेस को निकाला, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था उसको, उसकी वैल्यू हमने निकाली mr ओमेगा स्क्वायर। और हमने ये देखा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज ए नॉट ए फोर्स, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। और बच्चों हमने ये देखा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो कोई बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो वहां पर जो फोर्स, जो सर्कुलर फोर्स लगा रहा है अपना, वो क्या है, अपना जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो है सर्कुलर
जो सर्कुलर एक्सेलरेशन है उसका काम कर रहा है, और वही जो है सर्कुलर फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स ही जो है अपना सर्कुलर फोर्स का काम जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और वही सर्कुलर फोर्स का काम कर रहा है बच्चों। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट है अपना कोनिकल पेंडुलम। बच्चों ये जो कोनिकल पेंडुलम है, इसके ऊपर हमारे जो जेई मेंस है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमको कोनिकल पेंडुलम के बारे में जो इसका कॉन्सेप्ट है इसको हमको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप ये मान के चलिए कि कोई अपना कोनिकल पेंडुलम है जो कि एक वॉल के ऊपर, एक ये वॉल है, वॉल के ऊपर अगर ये जो है कोई कोनिकल पेंडुलम जो है हैंग कर रहा है, इसको हमने ये मान लिया कि ये अपना कोनिकल पेंडुलम है, और हमने इसको ओमेगा वेलोसिटी से जो है, ये हमारा जो है वॉल हो गया, ये हमारा जो है पेंडुलम हो गया, हमने ओमेगा वेलोसिटी से एक थीटा एंगल पे ले जा करके हमने जो पेंडुलम है उसको ओमेगा वेलोसिटी से जो है मूव कर दिया। जैसे कि ये हमारा जो है पेंडुलम है, और ये पेंडुलम जो है बच्चों हम इसको ऐसे लेके गए और इसको हमने यहां से ओमेगा एंगल बना, थीटा एंगल बनाते हुए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको जो है हमने जो है मूव कर दिया। तो ये जो है ऐसे ऐसे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है हमारा पेंडुलम मूव कर रहा है। तो बच्चों आप ये देखिए कि इसमें जो है एक तो थीटा एंगल ये है जिस पे हम ले जाके इसको एंगल इसको जो है ओमेगा वेलोसिटी से जो है हम इसको मूव कर रहे हैं। दूसरा इसके ऊपर पेंडुलम के ऊपर एक टेंशन जो है टी लगेगा। तो बच्चों आप देखिएगा कि यहां पर एक एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी क्या दी हुई है, ओमेगा, और इसमें जो ये अपना पेंडुलम है मास जो है पेंडुलम का दिया हुआ है m, और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज स्मॉल l। तो बच्चों अब ये जो बॉब है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमको क्या पता करना है कि ये जो थीटा है, थीटा जो है ये कितना होगा, और सेकेंड जो हमारा जो टेंशन है ये कितना होगा। हमको थीटा निकालना है और टेंशन निकालना है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, जिससे कि आपको इसके जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसको करने में आपको कोई तरीके की दिक्कत नहीं हो। तो बच्चों हम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएगा आपको इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम आपको अच्छी तरीके से मतलब कि आपको सारे फोर्सेस उस पर लगाना आना चाहिए और उसको जो है इक्वलाइज करना आना चाहिए। बच्चों ये जो है आप इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि इसमें ये मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये हमारा जो है बॉब जो है जिसको हमने जो है थीटा एंगल जो है दिया हुआ है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये आपने थीटा एंगल दे दिया। अब इसके ऊपर इस पे जो है एक टेंशन जो है टी लग रहा है। तो बच्चों ये जो बॉब है इसके जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपको पता करना है। तो बच्चों आप देखेंगे कि इसमें इस बॉब के ऊपर एक जो वेट है mg वो नीचे की तरफ लग रहा है, और दूसरा जो टेंशन लग रहा है ये जो है एक एंगल पे लग रहा है। तो आप बच्चों देखेंगे कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा।
तो टी कॉस थीटा, टी के दो कंपोनेंट हमने लिए, एक हो गया अपना टी कॉस थीटा और दूसरा हो गया अपना टी साइन थीटा। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है वर्टिकल से बॉब की डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है बच्चों, तो आप ये जो फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया है यही आपको कंक्लूजन तक पहुंचा देगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है फोर्स का और उसको आपको इक्वल करना है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको भी आपको इक्वल करना है। तो आप बच्चों देखिएगा कि यहां पर जो हमारा फोर्स है टी का थीटा ये क्या है, mg के बराबर है। और आप देखेंगे कि जो टी साइन थीटा है, जो टी साइन थीटा है वही इस बॉब को सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो जो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, आप अभी इसके पहले हमने नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में हमने पढ़ा है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर जो है हमारा जो है टेंशन हो जाएगा। अब टी और थीटा, टी और थीटा ये अपने को अननोन है, क्योंकि mg हमको पता है, m पता है, g पता है और हमको ओमेगा भी पता है और हमको r भी पता है। तो हमको t और थीटा दो अननोन है। तो हम ये क्या करेंगे, एक्चुअली जो r है, r जो है आप अगर ट्राइंगल में लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से, तो जो r है, r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, l साइन थीटा, क्योंकि ये l है और ये जो इसका कंपोनेंट है ये वाला, ये हो जाएगा l cos थीटा और ये हो जाएगा l साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, l साइन थीटा। एक्चुअली बच्चों r हमको दिया नहीं है, हमको स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, तो हम r को l साइन थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमको r नहीं दिया है, हमको स्ट्रिंग की लेंथ दी गई हुई है और थीटा दिया गया है, थीटा हमारे पास है। तो हम r इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, l साइन थीटा। तो बच्चों आप यहां पे r इक्वल टू l साइन थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, m l ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा t साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, m l ओमेगा स्क्वायर। यह आपको जो टेंशन है, जो हमको टेंशन यहां पे निकालना था, ये हमारा क्या हो गया, आ गया, क्योंकि हमको m भी दिया हुआ है, l भी दिया गया है, ओमेगा भी दिया हुआ है। तो हमारा जो टेंशन है स्ट्रिंग का वो क्या हो जाएगा बच्चों, m l ओमेगा स्क्वायर। अब आपने t निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे कि जो थीटा निकालना है, थीटा के लिए आप जो साइन थीटा है और कॉस थीटा, टी साइन थीटा से टी कॉस थीटा को आप डिवाइड कर दीजिए, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू, आप बच्चों इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो टी साइन थीटा है क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी कॉस थीटा क्या है, एम जी, टी कॉस थीटा क्या है, एम जी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी। तो बच्चों आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आ गया। अब हम देखेंगे कि आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है, आप देखेंगे कि आर इक्वल टू क्या है, एल साइन थीटा। तो आप यहां पे आर इक्वल टू, सिंस आर इक्वल टू क्या है, एल साइन थीटा, आर इक्वल टू क्या है, एल साइन थीटा है। तो आर की वैल्यू यहां हम पुट कर देते हैं, तो बच्चों क्या होगा कि एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी टेन थीटा। तो आप टेन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जी अपान, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, जी इधर आ जाएगा, एल ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉज इनवर्स जी अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों आपने टी भी निकाल लिया और थीटा भी आपके पास जो है आ गया। अब बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया कोनिकल पेंडुलम के बारे में। कोनिकल पेंडुलम में कोई बॉब है, वो अगर थीटा एंगल पे उसको ले जा करके हमने ओमेगा स्क्वायर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर दिया, तो जो बॉब के ऊपर जो लगने वाला जो टेंशन है वो हमको निकालना आ गया। एक तो टेंशन निकालना आ गया, दूसरा ये जो थीटा एंगल है ये क्या होगा ये भी हमको जो है पता चल गया, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया दिया हो गया है, इसमें लेंथ दिया गया है जो है, और हमको एंगुलर वेलोसिटी दी गई हुई है, मास दिया गया है, और जो है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, वो हमको ऑलरेडी पता है। तो हमने टी और एंगल थीटा ये दोनों निकालना सीख लिया है बच्चों। तो ये दोनों फार्मूला आप जो है अच्छी तरीके से जो है अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चंस के थ्रू आप जो है कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने ये सीख लिया कि अगर कोनिकल पेंडुलम है तो उसमें हमको कैसे प्रोसीड होना है और कैसे हम उस बॉडी का जो जो बॉब है उसका जो है टेंशन और जो एंगल हमने दिया है उस बॉब को मूव करने के लिए, उसको हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस पे हम चलते हैं। उसमें क्या है कि कोई साइकिलिस्ट है और वो एक रोड पे एक सर्कुलर पाथ पर जो है मूव कर रहा है। तो बच्चों हमको उसके बारे में यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। और अगर आपको ये इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी इजीली जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बच्चों हमने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, कोनिकल पेंडुलम को समझ लिया। अब हम जो है जो थर्ड है अपना बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब आप देखेंगे कि जब हम साइकिल को चलाते हैं, तो जब साइकिल को हम चलाते हैं तो आप देखेंगे कि जो साइकिल जो चलाते वक्त हम जो थोड़ा सा जो है टिल्ट हो जाते हैं। टिल्ट होने का पर्पज क्या है कि अंदर की तरफ हम झुक जाते हैं। तो कभी आप देखेंगे कि हम सीधे जा रहे हैं, अगर हम टिल्ट नहीं हो रहे हैं तो साइकिल को जो है हम टर्न नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो हमको एक सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। सेंट्रिपिटल फोर्स को देने के लिए मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई साइकिल है, उसको हमको अगर मूव करना है तो इसके ऊपर एक सेंट्रिपिटल फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। अब बच्चों ये समझ लीजिए कि कोई जो है साइकिल है और साइकिल कैसे हम जो है साइकिल जो है ऐसे हम बना सकते हैं कि एक साइकिल है अपना, और साइकिल के ऊपर एक वेट जो है mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब बच्चों आप देखेंगे कि अब हम इसको अगर जो है एक सर्कुलर पाथ पर हमको अगर इसको लेके जाना है बच्चों, तो अब मान लीजिए कि इसको एक सर्कुलर पाथ पे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे कि
तो अब ये जो है हमारा जो है एक साइकिलिस्ट बन गया है, और ये जो है मोमेंट जो है एक टर्न ले रहा है। तो बच्चों एक जो इसके सेंटर से जो मान लीजिए कि एक जो है इसको जो है एक टर्न जो है लेना पड़ेगा। अब ये टर्न जो लेगा तो इस पे जो है ये साइकिल के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगा, और दूसरा इसके ऊपर जो वेट लगेगा, वेट जो लगेगा बच्चों वो कैसे लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, और इसके ऊपर एक रिजल्टेंट r लगेगा। अब आप बच्चों देखेंगे कि इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स F जो है एक्ट करेगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो आप बच्चों यहां पे देखेंगे कि इस जो डायग्राम है इसमें जो है एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लग रहा है, एक वेट लग रहा है mg, और जो नॉर्मल और फ्रिक्शंस का जो रिजल्टेंट है वो r जो है यहां पर लग रहा है। तो बच्चों हमको क्या करना है कि हमको जो है थीटा कैलकुलेट करना है। जो थीटा है, जो हमारा जो थीटा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि ये जो है हमारा साइकिलिस्ट है, इसके ऊपर एक वेट mg लग रहा है और एक रिजल्टेंट r लग रहा है। वो किसका है, n का है और f का है, और एक ये थीटा एंगल जो है बना रहा है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम करेगा बच्चों। तो जो हम फ्री बॉडी डायग्राम जो हम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हमने जो बनाया है इसमें हमको जो फोर्सेस है इसमें आप ये देखेंगे कि जो r का जो cos थीटा पार्ट है जो है वर्टिकल है, r cos थीटा इक्वल टू क्या है, mg है, और जो r sin थीटा है बच्चों, r sin थीटा क्या है, ये है अपना जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो r sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं mv² अपॉन r। तो बच्चों वेयर r क्या है, v तो वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो हमने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, तो डिवाइड 2 बाई इक्वेशन 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, r sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा v² अपॉन r g, क्योंकि r नीचे है ये g नीचे आ जाएगा, तो tan थीटा अपना बच्चों क्या आ जाएगा, v² अपॉन r g, क्योंकि आपने सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से आपने डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये जो आपका जो इक्वेशन निकल के आया है इसमें अगर जो थीटा है, थीटा अगर v बहुत ज्यादा है, v बहुत ज्यादा है, तो बच्चों आप देखेंगे कि अगर v बहुत ज्यादा है तो थीटा आपको जो है ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो आपको लॉन्गर टर्न से जो है साइकिल को मूव करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि अगर इस क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन लेस है, अगर फ्रिक्शन बहुत ही कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है v बढ़ाना पड़ेगा। v बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो v बढ़ाइए, v बढ़ाएंगे तो आपका जो है v बढ़ाने के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एंगल जो है बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, और आपको अगर स्पीड आपकी कम है तो रेडियस आपको जो है कम रख सकते हैं, पर अगर आपकी जो है वेलोसिटी ज्यादा है तो आपको लॉन्गर रेडियस में जो है आपको जो है मूव करना पड़ेगा। और बच्चों आप देखेंगे कि अगर स्मूथ सरफेस है तो उसमें आपको टर्न लेने में बहुत अधिक जो है दिक्कत आएगी। तो बच्चों आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा जिसमें एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट के ऊपर जो सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है उसके ऊपर जो मूवमेंट हो रहा है उसका आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपने उसको जो है उसका एंगल निकाल लिया।
अब आपको ये पता चल गया कि अगर हमको सेफ मूव करना है तो हमको जो है v या तो कम रखना पड़ेगा, v कम रखना पड़ेगा, v ज्यादा है तो हमको जो है रेडियस जो है लॉन्गर रेडियस लेना पड़ेगा, तभी अपना जो थीटा है वो जो है अपना कम से कम आ पाएगा। अगर थीटा को बढ़ाना है, थीटा अगर बढ़ेगा तो बच्चों आपको जो है v बढ़ाना पड़ेगा और रेडियस जो है अपना, रेडियस जो है आपका जो है कम रहेगा, तो उस केस में आप जो है साइकिल जो है आपकी स्किड कर जाएगी। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर आपको सेफ टर्न करना है, सेफ टर्न करना है तो आपको अगर वेलोसिटी कम रखनी है, वेलोसिटी आप कम रख सकते हैं। अगर वेलोसिटी आपकी ज्यादा है तो आपको लॉन्गर रेडियस पे ही जो है आप टर्न कर सकते हैं। तो बच्चों आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ा, इसी दोनों कॉन्सेप्ट के आगे के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक बच्चों आप अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करते रहिए। और अपने एक्चुअली बच्चों क्या है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई कर एक्चुअली क्या है, हमारे बच्चों दिमाग में ये रहता है कि हम पढ़ाई जो है का जो लोड रहता है बच्चों दिमाग में इतना रहता है कि हम उस लोड के कारण जो है एक टायर्डनेस फील करते हैं, और उस टायर्डनेस में हमारा जो समय है वो जो है पास होता जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा आज का दिन अगर पास हो गया तो बच्चों जो नेक्स्ट दिन रहता है उस दिन भी वही वेट के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और वो वेट थोड़ा इंक्रीज रहता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक दिन कम हो चुका होता है। और जब बच्चों एक दिन और हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो है वही सेम जो साइकोलॉजी है, जो सेम माइंडसेट है, उसी माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और थर्ड डे पे भी हम वही रिपीट करते हैं। और इन द सेम वे वी लूज आवर फोकस, वी लूज आवर प्रोडक्टिविटी, और हम जो अपने काम को, जो हमारा स्टडी का जो वर्क दिया हुआ है उससे हम धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं, और माइंड पे जो इतना प्रेशर पड़ जाता है कि हमको वो जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा लगता है, और हम उस कोर्स के कॉन्सेप्ट को जो है हम ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेट में अपना रिजल्ट जो है खराब कर लेते हैं। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको पर डे जो हमारा जो टारगेट है, हमको ये पता है कि हमको 10 किलोमीटर की ट्रैवल करनी है, हमारी जर्नी है, जेई मेंस जो है या हमारा जो क्लास 12th है ये हमारी जर्नी है। हमको इसमें बेस्ट जो है वे में कम से कम टाइम में अधिक से अधिक जो है स्कोर करना है, और जो है अपनी लाइफ को जो है आगे की तरफ ले जाना है। एक्चुअली बच्चों जो नॉलेज है, नॉलेज इज द पावर। अगर आप नॉलेज को ग्रैस्प नहीं कर रहे हैं तो आपको करना क्या है बच्चों, अगर आपको नॉलेज क्यों ग्रैब करना है, आपको खुश रहना है, और खुशी हासिल करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्टिव होना चाहिए पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा। पर अगर आप अपने ईच एंड एवरी डे को अच्छी तरीके से आप अपने ब्रेन को डेवलप नहीं कर रहे हैं तो आप वो अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। तो बच्चों आप ये सोचिए कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको अप्लाई कीजिए अपने क्वेश्चंस के साथ, और ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने का आपने एम बनाया हुआ है तो बच्चों आप पढ़ाई से दूर बिल्कुल भी मत होइए। आप पढ़ाई को अपने लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानिए और अपना मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए। सॉरी। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत अधिक इंटरेस्टिंग लगेगा और आप बहुत अधिक चीजें लर्न करेंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे।